हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के इंट्रोडक्शन पार्ट की और उनके नोमेनक्लेचर के बारे में बात की थी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2nO2। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें कि दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल। तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं। ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दोनों एक सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं और दोनों को मिला के ही यहाँ पे इसका नाम कार्बोक्सिलिक ग्रुप पड़ा है। ये दोनों ही जो ग्रुप होते हैं ये एक दूसरे की रिएक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं, जिस कारण से जो प्रॉपर्टी है इस ग्रुप की वो इफ़ेक्टिव होती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसका जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो होती है इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन एटम होता है वो ऑक्सीजन एटम की तुलना में ज़्यादा नेगेटिव होता है और उस कारण से क्या होता है, उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या करता है, ऑक्सीजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिस कारण से इस ऑक्सीजन एटम पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन एटम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उस कारण से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन एटम पर इजीली अटैक कर सकता है। इस कारण से इनमें कार्बोनिल समूह की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, वो आसानी से हो जाती है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोनिल समूह के साथ में क्योंकि एक हाइड्रोक्सिलिक समूह भी जुड़ा हुआ है और ये जो हाइड्रोक्सिलिक समूह है, इस हाइड्रोक्सिलिक समूह में ये जो ऑक्सीजन एटम है, इस ऑक्सीजन एटम पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन एटम के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये रेजोनेंस के द्वारा ये जो कार्बन एटम है इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको समाप्त कर देते हैं या कम कर देते हैं, जिस कारण से इस कार्बन एटम पर न्यूक्लियोफिलिक का अटैक आसानी से नहीं हो पाता है और इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन एटम अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट कर रहा है। उस कारण से इस कार्बन एटम पर क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और ये क्या कर रहा है, इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको कम कर रहा है और उस कारण से न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह की प्रेजेंस के कारण कार्बोनिल समूह है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बोनिल समूह होने के कारण भी कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है उसके उस कारण मतलब प्रेजेंट होने के बाद में भी उसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस नहीं हो पा रही है। क्योंकि कार्बोनिल समूह की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है वो क्या है कि वो हाइड्रोजन साइनाइड या ऑक्जिम्स के साथ में अभिक्रिया करके साइनोहाइड्रिन और ऑक्जिम जैसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाते हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोनिल समूह होने के बाद में भी ये वाली रिएक्शंस वो नहीं दे रहे हैं। तो कार्बोनिल समूह की ये जो अक्रियाशीलता है उसका कारण ही जो कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोनिल समूह प्रेजेंट होता है उसको हम सूडो कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है या छद्म कार्बोनिल समूह उसे कहा जाता है। यहाँ पे जो कार्बोनिल समूह है उसकी प्रेजेंस के कारण हाइड्रोक्सिल समूह की रिएक्टिविटी भी इफेक्ट होती है। हम देखते हैं कि अल्कोहल्स में जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है वो एक कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ होता है और इस कारण से अल्कोहल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिडिक नेचर यहाँ पे शो करते हैं। लेकिन हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एल्किल और हाइड्रोक्सिल समूह के बीच में क्या आ रहा है, एक कार्बोनिल समूह आ रहा है। तो कार्बोनिल समूह आने के कारण ये क्या कर रहा है, ये कार्बोनिल समूह ये
इसके एसिडिक नेचर को एक तरह से बढ़ा रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एसिडिक नेचर को बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल मॉलिक्यूल और अल्कोक्साइड आयन दोनों में तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऐसा नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्योंकि रेजोनेंस पाया जाता है, यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल दिया गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इस कार्बोनिल ग्रुप में ये ऑक्सीजन एटम है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और उस कारण से क्या हो रहा है, जो हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन एटम है, इसके नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस कारण से इस ऑक्सीजन एटम पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया और उस ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से इस कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हमें प्राप्त हो गई, जबकि अल्कोहल वाले मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, केवल एक एक सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर्स ही हमें प्राप्त हो रही थी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में तो एक तो कैसी है स्ट्रक्चर न्यूट्रल हो गई और एक कैसी है डाई आयन वाली हो गई, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो सेम एटम्स है, दोनों ही ऑक्सीजन एटम सेम है, दोनों पर ही यहाँ पे क्या है, अपोजिट चार्ज है। और तो इस कारण से इन दोनों स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जी है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है और उस कारण से जो रेजोनेंस होता है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये यदि हाइड्रोजन एटम को डोनेट करके कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में आ जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों ही जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम होते हैं, इन दोनों पर ही नेगेटिव चार्ज होगा और उस कारण से क्या होगा, इनका जो रेजोनेंस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसके एविडेंस में ये यहाँ पे ये दिया गया है कि दोनों ही जो CO बॉन्ड्स होते हैं, दोनों की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो समान होती है और इसी कारण से यहाँ पे इन दोनों में इफेक्टिव रेजोनेंस होगा और इन दोनों की जो एनर्जी होगी उसमें एनर्जी में डिफरेंस भी जो क्या होगा वो भी कैसा होगा, कम होगा। और ये स्ट्रक्चर्स दोनों ही स्ट्रक्चर्स के जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसको इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की तुलना में जो कार्बोक्सिलेट्स आयंस होते हैं वो इफेक्टिव रेजोनेंस के कारण ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वह आयनाइजेशन के द्वारा कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में यहाँ पे ज़्यादा रहता है और यही रीजन है कि जो अपने कंपाउंड्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक समूह का होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल समूह की प्रेजेंस के कारण जो OH समूह है उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या है, इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। हम सभी जानते हैं कि जो COOH समूह जो होता है वो क्या करता है, एसिडिक नेचर यहाँ पे शो करता है। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल जो ऑक्सीजन एटम होता है उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का नेचर होता है, जिसके कारण क्या होगा, ये जो कार्बन एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और उस कारण से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करता है, या ये कह सकते हैं कि ये कार्बन एटम इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन एटम है ये प्रोटॉन के रूप में इजीली यहाँ से रिलीज हो जाता है और इस तरह से यहाँ पे ये इसका एसिडिक नेचर यहाँ पे शो होता है। और यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है उसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है, जिसमें कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है, इस कार्बोक्सिलिक समूह में जो कार्बन एटम है वो दो वैलेंसी के द्वारा तो इस ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है, बाकी एक वैलेंसी के द्वारा ये कोवैलेंसी द्वारा इस OH समूह से जुड़ा हुआ है, जबकि इसकी एक जो कोवैलेंसी है वो क्या है, फ्री है। तो यहाँ पे इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इस बात से इफ़ेक्ट होती है कि जो चौथी कोवैलेंसी है वो किस ग्रुप या एटम से जुड़ी हुई है। तो हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं, एक तो है एसिटिक एसिड का, एक है फॉर्मिक एसिड का और एक है क्लोरो एसिटिक एसिड का।
यहाँ पे तीनों ही जो एसिड्स हैं इनमें जो कार्बोक्सिलिक समूह के साथ में फर्स्ट में तो मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, सेकंड में हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है और थर्ड में ये क्लोरोमेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट हम कंपाउंड देखिए, तो फर्स्ट कंपाउंड में क्योंकि मेथिल समूह का नेचर कैसा है, प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स को ये रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें जो कार्बन एटम है इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको ये कम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करेगा तो ये आसानी से यहाँ से इस ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेगा और प्रोटॉन को हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में रिलीज नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक तरह से ये वीक एसिड के रूप में यहाँ पे बिहेव करेगा। जबकि फॉर्मिक एसिड की हम बात करें तो फॉर्मिक एसिड में क्या हो रहा है, फॉर्मिक एसिड में इस कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, जिसका नेचर कैसा है, इसका नेचर भी एक तरह से प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करने का है, लेकिन ये जो नेचर है ये इस मेथिल समूह की तुलना में कम है। तो इसका जो एसिड नेचर होगा वो एसिटिक एसिड की तुलना में, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड की तुलना में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अब हम बात करें क्लोरो एसिटिक एसिड की, तो इसमें क्या है, क्लोरोमेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो ये क्लोरो जो समूह है इसका नेचर माइनस आई इफेक्ट वाला होता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला होता है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित कर रहा है। तो इस कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी होने के कारण ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन एटम के जो नॉन बॉन्डेड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है प्रोटॉन के रूप में इजीली रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पे इन तीनों एसिड्स में से क्लोरो एसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में यहाँ पे बिहेव करेगा। तो इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट का कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे कि एसिडिक स्ट्रेंथ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यदि कार्बोक्सिलेट आयन के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन रिपेल या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ होगा, या हम कह सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट वाला समूह जुड़ा हुआ होगा, तो वो क्या कर रहा है, ये जो आयन है उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। क्योंकि ये आयन क्या है, हमें पता है ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ेगा तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। तो कम कर रहा है तो एक तरह से ये कंपाउंड जो है एक तरह से अपने मॉलिक्यूल फॉर्म में ज़्यादा रहेगा और एक वीक एसिड की तरह यहाँ पे व्यवहार वो करेगा। लेकिन यदि इस कार्बोक्सिलेट आयन के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, एक तरह से इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इसके जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज उसको एक तरह से वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है, कम कर रहा है। तो कम करेगा तो इस कारण से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और ये कंपाउंड अपने मॉलिक्यूल की तुलना में अपने आयन की फॉर्म में ज़्यादा रहेगा और एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। और इसी कारण से यहाँ पे जो प्रोपियोनिक एसिड होता है वो एक वीक एसिड की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन्स को देने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से इसके नेगेटिव जो चार्ज है उसको बढ़ा रहा है, उसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, और जिससे प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन के रूप में इजीली यहाँ पे रिलीज नहीं हो पाएगा। जबकि हम बेंजोइक एसिड की बात करें तो बेंजोइक एसिड में यहाँ पे ये जो फिनाइल ग्रुप है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है और उस कारण से एक तरह से इसकी स्टेबिलिटी एक तरह से यहाँ पे बढ़ रही है। ये जो आयन बन रहा है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है। यहाँ पे हम ये टेबल देखती है, बहुत सारे एसिड्स दिए हुए हैं और इनके के मान यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो एरोमेटिक एसिड्स हैं इनकी हम के की वैल्यू देखते हैं। तो इनमें से जो ऐसे एसिड्स जिनमें बेंजीन वाले के साथ में इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। लेकिन यदि बेंजीन वाले के साथ में यहाँ पे देखिए ये दोनों ही कंपाउंड सीरियल नंबर 10 और 11 पर दोनों ही कंपाउंड है। दोनों ही कंपाउंड्स में देखिए एक में मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, दूसरा बेंजोइक एसिड का उदाहरण है। तो यहाँ पे
जैसे ही मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, मैथिल समूह का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है। ये क्या कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी को, कंपाउंड की स्टेबिलिटी को यहाँ पे कम कर रहा है। तो उस स्थिति में के की वैल्यू यहाँ पे कम है, जो कि इसके वीक एसिड नेचर को शो करती है। लेकिन यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 12 और 13 पे यहाँ पे दोनों कंपाउंड्स में क्लोरो और नाइट्रो समूह जुड़े हुए हैं, जिनका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने वाला उनका नेचर है। तो वो क्या करते हैं, इन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी उस कारण से बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर को, यहाँ पे इनकी वैल्यू देख के हमें पता चलता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर को ये शो कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस देखें, तो इनकी केमिकल रिएक्शंस में यदि ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो उस स्थिति में ये एसिडिक रिएक्शन शो करेंगे। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होती है कि उनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूट के ये कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो ऐसी रिएक्शंस एस्टरीफिकेशन रिएक्शंस कहलाती है। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्कोहल की तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी OH समूह होता है, हम सबको पता है। तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे एसोसिएशन हो जाता है, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा आपस में संयुग्मित हो जाते हैं। तो एसिडिक एसिड की जब हम स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि इनके जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, वह हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़कर एक तरह से डाइमर फॉर्म में आ जाते हैं। और एविडेंस के लिए हम इसके मॉलिक्यूलर वेट को हम चेक कर सकते हैं, जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू, जिनकी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से जस्ट डबल होती है। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में को एस्टर में यदि हम चेंज कर दें, तो उस स्थिति में OH समूह यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की एब्सेंस में यहाँ क्या होगा, इस तरह से डाइमराइजेशन नहीं होता है। तो उस स्थिति में उनके जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या होते हैं, या सॉल्युबिलिटी जो होती है, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। और यही कारण है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, वो सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले अल्कोहल्स एस्टर्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जबकि इनकी वोलेटिलिटी कम होती है, वाष्पशीलता यहाँ पे कम होती है। और यही कारण है कि एन पेंटेन जो होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 36 डिग्री होता है, जबकि सेम मोलिकुलर वेट वाले प्रोपियोनिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 141 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा वो दो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होकर डाइमर फॉर्म में आ जाते हैं। और इनकी जो डाइमर स्ट्रक्चर होती है, इसके एविडेंस हमें इसके IR स्पेक्ट्रम से भी मिल सकते हैं।